नमस्कार, हेलो, हाय, पहला और प्रणाम। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं अगर नींव मजबूत हो तो मकान लंबा चलता है और लंबा टिकता है। और ये भी कहते हैं कि टीचर्स को हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। ये भी सुनने को मिलता है कि टीचर्स अपने आप में एक बहुरूपी प्रतिभा लिए हुए होते हैं और जगह जगह पर उनको वो काम आते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी सुनने को मिलता है कि टीचर्स अपने आप में बहुत सारे रोल अदा करते हैं। मेंटोर, एज अ गाइड, एज अ फादर फिगर और मदर फिगर, कुछ भी हो सकता है। टीचर्स हमेशा एक नए सफ़र की तरफ लेके जाते हैं। कैमरे की दूसरी तरफ जिनके साथ मैं आज बैठा हूँ और ऐसी ही कुछ बातें करने वाले हैं, वो शख्स जिन्होंने अपनी शिक्षा गांव में अर्जित की, गांव के प्राथमिक पाठशाला से। और उसके बाद धीरे धीरे जब पता चला कि दुनियादारी क्या होती है, किस तरह से शिक्षा आगे बढ़ती है, छोटे छोटे कदमों से इस दुनिया का सफ़र नापा। उसके बीच में शिक्षक बनने से के बीच बहुत सारे काम के अलग अलग कामों में हाथ आजमाया और शिक्षा के अलग अलग आयामों को अपनाया। आज एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, एक क्वालिफाइड टीचर हैं और साथ ही सबसे बड़ी बात वो एक स्पेशल एजुकेटर हैं। जी हाँ, चलिए कैमरे की दूसरी तरफ चलते हैं और आपकी मुलाकात करवा ब्रिजलाल सर से। नमस्कार आप सभी को। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आज शिक्षक दिवस है तो सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। और शिक्षक दिवस क्या मायने रखता है? सर, शिक्षक दिवस एक बात तो क्या है कि जो शिक्षक है उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इस दिन लगभग सभी जगह उनके कार्यों को याद किया जाता है। जितने भी विद्यार्थी एक शिक्षक से होके गए हैं, एक शिक्षक से पढ़ के गए हैं, वो लोग ज़रूर आज अपने अपने शिक्षकों को याद करते हैं। क्योंकि सभी लोग, चाहे वो एक सक्सेस को पा चुके हैं या अपनी राह में हैं, कहीं ना कहीं शिक्षकों की छाप उनके मन मस्तिष्क में ज़रूर होती है। और आज के दिन सब कोई लोग, यहाँ तक जो शिक्षक हैं वो भी अपने शिक्षकों को याद करते हैं। और इस मंच से मैं भी अपने सभी शिक्षकों को नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल के आज हम लोग थोड़ा सा एक मुकाम पे पहुँच पाए हैं कि हम बच्चों को गाइड कर पा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर पा रहे हैं, उनको कुछ नया सिखा पा रहे हैं। क्या बात है सर। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपके बचपन में चलते हैं, आपके परिवार की थोड़ा सा बातें हो जाए। आप कहाँ से आते हैं और किस तरह से आपकी शिक्षा दीक्षा रही और कैसा आपके परिवार में कौन कौन है सर? सर, मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी में, हमारे गांव का नाम सलोन है, छोटा सा गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और हमारी प्राथमिक शिक्षा, स्कूल गाँव में क्या होता है, स्कूल दूर दूर होते हैं, तो प्राथमिक विद्यालय अलग, उसके बाद जो मिडिल बोलते हैं हम लोग, जूनियर बोलते हैं, 6 to 8 का अलग से, 9th 10th हाई स्कूल अलग जगह से किया, 11th 12th अलग जगह से किया। तो बहुत सारे स्कूल बदलने का मौका मिला हमें उस परिदृश्य में, जैसा वहाँ का माहौल था। नहीं तो अक्सर क्या होता है, आज हम बच्चे को एक स्कूल में पहली में एडमिट करते हैं, वो 12वीं तक उसी माहौल में रहता है, उसी स्कूल में रहता है। लेकिन वो ऐसी जगह पैदा होने का, ऐसी जगह रहने का हमें फ़ायदा ये मिला कि कई सारे स्कूलों में जाने का मौका मिला, नए नए टीचर से मिलने का मौका मिला, हर बार नए नए दोस्त मिले। तो उसमें जो समायोजन हमने सीखा, वो सब चीज़ समाज में आगे चल के हमारे बहुत काम आया सर। तो मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि हम लोग गाँव में ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ पे संसाधन कम थे और हमें कम संसाधनों में किस तरह से व्यवस्था करनी है, तो वो सब चीज़ें बनती चली गई आगे तक, मतलब हमारे व्यक्तित्व में जुड़ती चली गई। क्योंकि आज अक्सर क्या होता है कि एक पेरेंट अपने बच्चे को जितना चाहे एक छत के नीचे, बहुत नज़दीक और बहुत कम मेहनत में अधिक से अधिक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहता है। उस समय क्या था कि संसाधन कम थे और सुविधाएं सेग्रीगेटेड थी, दूर दूर थी, मतलब ऐसा नहीं था कि एक जगह सब सुविधाएं को मिले। तो वो सब चीज़ कहीं ना कहीं बच्चों के व्यक्तित्व में, या उस समय के जितने भी बच्चे रहे वो सबके साथ ये सब चीज़ें रहती थी कि उनमें मैनेजमेंट आता था, उनको समायोजन कैसे करना है, वो सब चीज़ें वो स्वतः ही सीख जाते हैं। आप आज PhD स्कॉलर हैं और उसके बाद में टीचर हैं, तो मैं ये थोड़ा सा यहाँ नज़र डालते हैं कि कैसे, मतलब जैसे आपने कहा प्राथमिक शिक्षा गांव में प्रारंभ हुई और उसके बाद में आपने क्या क्या किया इस बीच आपने, और कैसे कैसे शिक्षा आगे बढ़ाई और कैसे इतना शिक्षा के प्रति इतना रुझान कैसा है? सर, एक्चुअल में मैं सही बताऊँ, कैमरे तक आज तक अभी ऐसी बात हो नहीं पाई। लेकिन मैं विद्यालय में एकेडमिक्स में कहूँ तो बहुत अच्छा नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा, लेकिन सिंसियर था और टीचर्स की नज़रों में हमेशा रहता था।
है ना, टीचर्स की नज़रों में हमेशा रहता था कि अच्छे स्टूडेंट के रूप में, जबकि एकेडमिक्स में अच्छा नहीं था, डिसिप्लिन था और सिंसियर था। तो हमने 12वीं, जैसा मैंने बताया कि हमने राजकीय विद्यालयों से पढ़े। 12वीं के बाद मैं घर से कॉलेज भेजा गया मुझे कि एडमिशन लेने के लिए। मुझे याद है कि मैं कॉलेज गया तो कहीं ऐसा क्लिक हुआ माइंड में कि घर की स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। वहाँ देखा बच्चे जो कॉलेज आए हुए हैं अपनी क्लासेज में जो जाना चाहता है वो जाए, और नहीं जाना चाहे तो लोग अपने ग्राउंड में बैठ के अपना बातें कर रहे हैं दिन भर, वहीं घूम फिर के घर आ जा रहे हैं वापस। और पता चला कि कॉलेज में अटेंडेंस नहीं होती है। अटेंडेंस नहीं होती है, आप एडमिशन लीजिए, आपको पढ़ना है तो पढ़िए। जितने लोग वहाँ लेक्चर हॉल में गए हैं, लेक्चरर आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, उनको लेक्चर देंगे अपना और जाएंगे। कौन आया कौन नहीं आया ये सब चीज़ पता चली कॉलेज में आके। तो मैंने एडमिशन नहीं लिया, ये सोच के कि क्यों ना मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कुछ कर लूँ, मतलब ना कॉरेस्पॉन्डेंस भी होता था, प्राइवेट होता था, तो वहाँ से कुछ कर लेता हूँ। तो एडमिशन ना लेके ये तय किया कि मैं प्राइवेट कुछ करूँगा। तो थोड़ा सा लंबा जाएगा इंटरव्यू ना, कोई नहीं, आप उसके बाद एक मेरा दोस्त 12वीं पास करने के बाद ही, सितंबर 2005 की बात है, मेरा दोस्त एक चंडीगढ़ में पंचकुला में एक होटल है, मोरनी हिल्स एंड मोरनी रिजॉर्ट। अक्सर आप जिसकी बातें किया करते हैं। जी। और मैं चाहता भी हूँ कि मैं किसी दिन वहाँ गेस्ट बन के जाऊँ। बिल्कुल। तो वहाँ पे वो काम करता था। तो अपने गांव से कभी हम बाहर निकले नहीं हैं, है ना, जैसे कभी मौका नहीं मिला कि अकेले कहीं जाना है, बसेस कैसे पता करना है, कौन सी बस कहाँ जा रही है क्या नहीं जा रही है, तो पता नहीं था। तो मैंने उससे बात की कि यार अगर कुछ भी हो सके ना मेरे लिए व्यवस्था दे कुछ। और चंडीगढ़ अपने आप में एक बड़ा शहर। हाँ, पढ़ाई तो कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेंगे हम। तो उसने भी मुझे कहा कि हाँ मैंने बात कर ली है, हमारे यहाँ एक सीट खाली है, तुम आ जाओ। और मैं घर में बता के, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता के कि बहुत अच्छा कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो ताकि घर वाले भेज दें। और ये भी बोल कि सुंदर से बैठने की देर है चंडीगढ़ में, तो मेरी बस का इंतजार ही कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं बस में बैठ गया वहाँ से, और चंडीगढ़ जो हमारे घर से उस 6 घंटे का रास्ता था उसमें, खैर अब तो सड़कें वगैरह अच्छी होगी तो 3 साढ़े 3 घंटे पहुँच जाते हैं। चंडीगढ़ पहुँचे और चंडीगढ़ में जो पीसी होते थे उस टाइम, एसटीडी होती थी, वहाँ से उसको फ़ोन किया। तो वहाँ से उसने कहा कि यहाँ की दूसरी बस देख और पंचकुला आ जा। पंचकुला गया, पंचकुला में वो मिला। उसके बाद हम होटल में रहे, 1-1.5 महीना में होटल में काम किया। लगभग सभी तरह का, हम वेटर का काम भी करते थे या हाउसकीपिंग में भी कई बार हाथ बटा देते थे। तो वो सब काम करने के बाद मन थोड़ा ऐसा हो गया कि नहीं ये काम नहीं करना है। वहाँ से छोड़ के वापस चल दिए। मेरे मौसा जी हैं, उनसे बात की कि मुझे मैकेनिक का काम सीखना है। अच्छा। हाँ, मैकेनिक का काम सीखना है और कल को अपना भी अगर दुकान वगैरह करेंगे तो अच्छा चल जाएगा। वहाँ से वापस गए तो होटल की नौकरी छोड़ के, जब आप उस टाइम 1500 रुपये मिलते थे। कितने साल, मतलब कितना समय आपने होटल में काम किया? 3 महीने सर। 3 महीने किया? 2 से 3 महीने काम किया मैंने वहाँ पे, और 1500 रुपये मिलता था। वो एक अच्छा अमाउंट था। अच्छा अमाउंट उस समय। कब की बात हो रही है? 2005 की सर। अच्छा अमाउंट था। 2005 की अच्छा अमाउंट था। और वहाँ से मैं वापस गया गांव अपने। तो वापस गया जब जिस व्यक्ति के पास में मैकेनिक का काम सीखने की बात चल रही थी, उसने 2 दिन पहले ही कोई दूसरा लड़का रख लिया था। अच्छा। है ना, तो काम नहीं हो पाया, घर में फिर खाली हो गए, बेरोजगार हो गए। तो किससे बात करके कभी पुताई वगैरह का काम किया, कभी कुछ किया। फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा, जो घरों में वायरिंग वगैरह होती है उसका काम मैंने लगभग 9-10 महीने सीखा, है ना। मेरे एक आदत थी कि जैसे न्यूज़ सुनना, अगर छोटी मोटी जीके की कोई किताबें मिलती है तो उनको पढ़ लिया। हाँ, उस टाइम तो 5-5 रुपये में, 10-10 रुपये में छोटी छोटी किताबें मिल जाया करती। बिल्कुल। तो उनको पढ़ने की थोड़ी बहुत आदत थी, तो कहीं ना कहीं टच रहा, मतलब करंट से। और किस्मत भी अच्छी थी शायद कि उस टाइम CRC सुंदरनगर में पहली बार ये डिप्लोमा, जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन DSC के नाम से शुरू हुआ। और 20 सीट्स थी उस टाइम, 20 सीट्स थी। तो कंपटीशन उस टाइम थोड़ा कम रहता था, लगभग 100 के आसपास बच्चे रहे होंगे। लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं रहता, पता नहीं था ज़्यादा। और ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग है तो सबके लिए नया था। वो सबके लिए ये था कि जिन्होंने कभी ब्लाइंड लोगों को देखा नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को देखा नहीं है, उनके लिए ये था कि यार वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसमें हमारे किसी रिश्तेदार ने बताया कि ऐसे ऐसे फॉर्म निकले, फॉर्म डाला। तो थोड़ी सी मेहनत करके इत्तेफाकन वहाँ 20 में हमारा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे बात चली, पता चला कि पढ़ाई क्या होती है और पढ़ाया कैसे जाता है। तब सीखने को मिला। जो CRC सुंदरनगर का स्टाफ था बहुत कोऑपरेटिव था, और यहाँ भी पीछे की तरह टीचर्स से अच्छा मतलब कोऑर्डिनेशन रहा मेरा। और पढ़ाई के मामले में फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा मुश्किल रहा, परसेंटेज वगैरह कम आई। लेकिन हाँ, सेकेंड ईयर में मैं खूब अपने आप को, शायद सब कुछ नया था आपके लिए, और नया था, एडजस्ट भी कर लिया था। और एक इम्पोर्टेंस भी पता चल गई थी। जब तक हमें अंदर से ये पता ना चले कि सामने वाली चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, तो तब तक हम मेहनत नहीं करना चाहते। दिल नहीं लगता। हाँ, दिल नहीं लगता। जब लगे कि नहीं ये अच्छा है ना, और इसको करने से हमारा कोई बेनिफिट होगा, ऐसे
करने से कोई हम नया सीखेंगे, है ना, हमारा बेटरमेंट होगा, तो तब तक हम सीख नहीं पाते हैं। तो वही सब शायद सारी चीज़ें हुई, शायद लगा ऐसा कि इसके बाद कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे, तो खूब मेहनत करना शुरू की। मेहनत इतनी करना शुरू की कि कभी बार तो मतलब एक दो बार तो स्लीपलेस नाइट भी हमने बिताई पढ़ाई के लिए। जब एग्ज़ाम गिरा होते थे तो बैठे ही हैं रात भर, खूब मेहनत किया। उसके बाद में पास आउट होते ही एक NGO में मैंने नौकरी की लगभग 5-6 महीने। डिस्ट्रिक्ट सोलन में, कुनिहार में है NGO, हिमाचल में ही, वहाँ नौकरी की। देन उसके बाद फिर NIPVD यहीं देहरादून, जो उस समय NIVH के नाम से जाना जाता था, यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स की पोस्टें निकली थी, चार पोस्टें निकली थी। और हम CRC सुंदरनगर के पढ़े हुए थे, और CRC सुंदरनगर ब्रेल के लिए बहुत अच्छा था उस समय, और अभी भी मानता हूँ कि अभी भी है। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग बाकी लोग हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रहूँगा कि ब्रेल क्या है, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन अगर आप देंगे तो। सर, ब्रेल एक ऐसी लिपि है जिसको दृष्टि दिव्यांग बच्चे जो होते हैं उसके माध्यम से पढ़ते हैं। दृष्टि दिव्यांग लोगों की जो पढ़ाई होती है वो कोर्स जो हमारा जनरल कोर्स होता है NCERT का, वही किताबें होती है, वही सारे कंटेंट्स होते हैं, लेकिन मीडियम ऑफ लर्निंग और मीडियम ऑफ रीडिंग और राइटिंग जो है उनका, वो ब्रेल लिपि होता है। तो ब्रेल जो है, लिखने की बात करें हम तो एक साइड से लिखी जाती है और दूसरी साइड में उभर के आती है। तो जब लिखते हैं हम तो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, जब वो डॉट उभर के आते हैं पेज पलट के, तो लेफ्ट टू राइट उसको पढ़ा जाता है। तो फिंगर से टच करके उसको पढ़ा जाता है ना। तो वो चीज़ हमने बहुत बढ़िया तरीके से सीखी, अच्छी प्रैक्टिस की वहाँ पे। तो एक गौरव की बात थी हमारे लिए या CRC सुंदरनगर के लिए। उस टाइम ये कोर्स और भी कई जगह होता था। यहाँ देहरादून में 4 वैकेंसी जो आई थी, 4 में से 3 लोग हम सुंदरनगर के सिलेक्ट हुए थे। अच्छा, एक ही जगह से सुंदरनगर? हाँ, उसके बाद वो ब्रेल मतलब उसने मेरा मतलब बहुत साथ दिया, मैं कहूँ, जो मैंने मेहनत उस पर कर रखी थी ब्रेल पे। तो आज भी मतलब ब्रेल जहाँ भी मुझे लगता है जो नई चीज़ उसमें सीखने के लिए, मुझे अपना और अच्छा करने के लिए, तो मैं हमेशा उसमें लगा रहता हूँ कि और अच्छे से अच्छा अपने कर पाऊँ। मतलब एक अच्छे एक्सपर्ट के रूप में, ब्रेल एक्सपर्ट के रूप में मैं अपने आप को कायम रखूँ उस दर्जे पर। चलिए, अब क्योंकि हम देहरादून पहुंच चुके हैं और आप NIVH तब का और आज NIPVD है, उसके बाद में आपका ये सफ़र चलता रहा। आपने फिर एग्ज़ाम्स की तैयारी की, कई सारे एग्ज़ाम्स दिए, मेरे ख्याल से शायद बैंकिंग के भी आपने एग्ज़ाम। हाँ सर, मैं जब देहरादून आया तो इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट में मैंने काम किया लगभग 2-2.5-3 साल। पढ़ाई करने का लगन थी, लेकिन उतनी भी नहीं थी जितनी ज़रूरत थी। तो 2011 में क्या हुआ, हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है कुछ वैकेंसीज आई, और मैं इस मतलब थोड़ा हवा में था कि मैं सबसे लगभग ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला हूँ। जो हमारा पहला बैच था वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है, और NI का एक्सपीरियंस है, नेशनल इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं आराम से मुझे घर के पास पोस्टिंग मिल जाएगी। और जब पोस्टिंग आई तो लगभग घर से 90 किलोमीटर दूर मुझे डिस्ट्रिक्ट मंडी का एक बॉर्डर है कुल्लू के से लगता हुआ, वहाँ पे मिला। तो ये मेरे लिए मतलब व्यवस्था को या जो भी रहा हो, शायद मुझे बुरा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तो अच्छा एक्सपीरियंस लिए हूँ, सब चीज़ है, मुझे नज़दीक मिलना चाहिए था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा उसमें कि इतने दूर मिला। मैंने कहा कि 6 महीने बाद जब वो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने पोस्ट छोड़ी थी NIVH में, 6 महीने बाद जब एडवर्टाइजमेंट दोबारा उनका हुआ तो मैं वापस देहरादून आ गया। अच्छा, हाँ, जब तो मतलब आप देहरादून आने के बाद एक बार फिर से वहाँ आपने 6 महीने काम किया हिमाचल में जाके, में काम किया, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और उसके बाद दोबारा आप यहाँ वापस 6 महीने बाद जब यहाँ आया तो यहाँ काम तो ठीक ठाक था मेरा, मतलब मेहनत करता रहा हूँ हमेशा, जहाँ जाए जिस भी जगह पे रहा हूँ। तो यहाँ पे जब बात हुई तो उन्होंने काम मेरा देखा ही था, तो कह रहे ठीक है आप बताइए कब ज्वाइन करना है। अच्छा, तो मैं वापस गया, लगभग वहाँ पे नोटिस पहले दिया हुआ था, जब एडवर्टीजमेंट निकला था, तो उसके बाद मैंने 1 सितंबर 2011 को वापस NIPVD ज्वाइन कर लिया। तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइन किया? हाँ सर, तब भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइन किया। और कितने साल लगभग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपने टीचिंग की? मैं टोटल सर यहाँ पे 5.5 ईयर मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में काम किया। जब मैं हिमाचल से यहाँ वापस आया तो मैंने वहाँ से जो होता है ना, हम सलाह लेते हैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो मुझे ध्यान है मैंने हरीश सर को फ़ोन किया वहाँ से कि सर क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति बन रखी है, यहाँ तो हमें 7,500 रुपये मिलता है। NIVH में पहले हमें 7,000 मिलता था, अभी जो पोस्टें निकली थी उसमें 13,500 मिल रहा था। अच्छा, तो अमाउंट तो बड़ा है यहाँ से भी, और क्या और नाम भी है थोड़ा, प्रतिष्ठित संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो अब हरीश सर की ये बात मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार ऐसा कर, तू आ जाओ, अगर तेरा सिलेक्शन होता तो ठीक है, नहीं होता तो मैं खर्च करूँगा और तू पढ़ाएगा, लेकिन आ जाओ।
क्या तो मैं वहाँ से छोड़ के आ गया देहरादून, और किस्मत अच्छी थी कि सिलेक्शन भी हो गया। हाँ। सिलेक्शन हो गया, हम नौकरी भी करने लगे और साथ में मैं कोचिंग ली। यहाँ पे केप इंस्टीट्यूट है देहरादून में, हाँ। घंटाघर के पास में, उनका रोड पे, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। 500 रुपये फीस उस टाइम होती थी, तो मैंने कोचिंग जाना शुरू किया। तो बैंकिंग की खूब तैयारी की मैंने। उसके बाद बैंकिंग में RRB होता है एक पेपर, हाँ। रीजनल बैंक्स का जो होता है, और IBPS होता है, वो क्वालिफाई किए। इंटरव्यू कॉल भी आया मेरा, लेकिन तब तक 2013 में यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो फिर बैंक में जाना नहीं चाहा, फिर कम्प्लीटली टीचिंग में आ गए। 2013 में आप 2013 परमानेंट जी। यहाँ पे आपका जब Permanent, पोस्ट निकली जी। तब हो गए। मेरे साथ में एक इत्तेफाक ये रहा है कि मेरे में डेट्स का बहुत फंडा है मेरे साथ में। हाँ। अगर सेम डेट्स कहीं आ रही है ना, तो मतलब मेरे जितने भी अच्छे काम हुए सारे वो सेम डेट्स में हुए। जैसे जन्म 88 का है, हाँ। 88 का है, ज्वाइनिंग मेरी 11/11/2013 की है। इसके अलावा और भी कई मेरी डिग्रीज हैं जिनमें सेम डेट्स डली हुई हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नंबर्स का बड़ा numbers रोल का बड़ा है। महत्व है सर। मेरा B.Ed M.Ed वगैरह के सर्टिफिकेट देखो तो कहना कि डेट सेम मिल जाएगी। B.Ed की मेरी डिग्री है 9/9/2013 की है। MA एजुकेशन का है मेरा, तो वो भी सेम डेट्स का कुछ ना कुछ उसमें सेम देखने को आपको मिल जाएगा। मतलब न्यूमेरोलॉजी आपके साथ काम करती रही है रहा है सर। तो वैसे ही मैंने 11/11/2013 को यहाँ एज ए रेगुलर प्राइमरी टीचर के रूप में ज्वाइन किया सर। तो एक तरफ आपने कहा आपका संघर्ष जो था वो जारी था, और दूसरा जब आपका परमानेंट आप हो गए, तो इतना लंबा सफ़र, और उसके बाद में एक जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है वहाँ का आदर्श विद्यालय, वहाँ पर जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना पड़ा, उस दिन क्या मतलब, क्योंकि आपने कहा नंबर्स का आपके जीवन में बड़ा रोल है, और उस दिन कैसा महसूस हुआ, वो फीलिंग जानना चाहूँगा मैं, थोड़ा सा अगर बता सकें तो आप। एक्चुअली में सर बहुत बार हम लोग देखते हैं या सक्सेस स्टोरी सुनते हैं कि किसका कितना संघर्ष रहा है, हमेशा रहता है। हर संघर्ष के पीछे कहीं ना कहीं एक लंबी कहानी रहती है, और मेरे साथ भी यही था कि 5-6 साल करने के बाद में मैं अगर अपने घर के आसपास कहीं देखूँ या अपने जितने भी जानने वाले लोग उस समय थे, तो बहुत कम लोग, या मैं कहूँ कि हमारा जो बैच था एक पूरा, जब हम पढ़ाई कर रहे थे हमें, बहुत कम लोग चाहते कि घर से दूर जाए मतलब पढ़ने। तो वो रिस्क लेके मैं अपने घर से, अपने राज्य से बाहर निकल के आया था। और ये जो सक्सेस थी एक बड़ा एक मील का पत्थर था जिसको पार किया मैंने, बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में भी पहले कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब वगैरह में ऐसा कोई रहा हो, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। जब मैं आया मुझे लगा कि अब तक का जो जितना भी मैंने किया था, जितनी भी मेहनत की थी या जितने भी रिस्क लिए थे, उनमें रिस्क था वो कि घर से मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के 7,000 की नौकरी करने के लिए देहरादून जैसे शहर में आया, जहाँ पे 2,500-3 हज़ार रुपये का कमरा मिल रहा है, उसके अलावा फाइनली कुछ भी नहीं बचता था। तो 5-6 साल जो मैंने किसी एक उम्मीद के साथ जो बिताए थे, वो फाइनली सक्सेस हुआ। और 11/11/2013 हो रही थी जी फलीभूत हुआ। तो 11/11/2013 को मैं उसमें सक्सेस हो गया जो मेरा टारगेट था। 2013 में आप एज ए PRT आपने जी सर, एज ए PRT। अब मैं थोड़ा सा क्योंकि आप अच्छे एकेडमिशियन हैं और उसके बाद में आप अच्छे स्कॉलर हैं, एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि ताकि सबको पता भी लग सके, जो एजुकेशन हमारा एजुकेशन सिस्टम हम बोलते हैं, और जो एक हायरार्की चलती है बाल बाटिका से लेकर 12th तक का, जो बेसिक है यानी कि जो प्राइमरी है, उसका क्या रोल होता है? मतलब प्राइमरी किस तरह से होना चाहिए, पहले तो ये, और दूसरा कि प्राइमरी में जो शिक्षा हमने अर्जित की है उसका कितना रोल रहता है आपको शेप अप करने में, आपको आगे? सर सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है शिक्षा में वो प्राइमरी है। प्राइमरी में भी केवल बच्चों को पढ़ने पे अधिकतर पेरेंट्स क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से। हमें एक तो क्या होता है कि सब बच्चे डिफरेंट हैं, सबकी लर्निंग जो एबिलिटीज़ हैं वो अलग अलग है। एक बच्चा हो सकता है 1 महीने में जो सीखा है, दूसरा बच्चा हो सकता है 1 हफ्ते में वो सीख ले, लेकिन जिस दिन उसका मन हो, जिस दिन उसका एकेडमिक्स के प्रति मन कर गया, जिस दिन वो अपने से पढ़ने लग गया, उस दिन वो सब कवर कर लेगा। तो मतलब एकेडमिक्स को जो परसेंटेज के पीछे पेरेंट्स पढ़े रहते हैं, टीचर्स पढ़े रहते हैं, उसको तो मैं मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं मानता। मैं जो अपनी बात बताऊँ आपको, मैं खुद भी खूब मेहनत करना सीखा है, खूब जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें हमेशा आगे रहना सीखा है। और जब एकेडमिक्स की बात आई, पढ़ने की बात आई, तो सब चीज़ें हमने कवर भी की है ना। तो बच्चों को भी मेरा यही प्रयास रहता है, मैं क्लासेज में जब भी रहता हूँ, कि एक्टिविटीज़ हम लोग जितनी करा सकें उतना अच्छा है। क्योंकि एक्टिविटीज़ बच्चों में मानसिक विकास तो करेगी, शारीरिक विकास करेगी, उसको समायोजन बताएगी, समायोजन कैसे किया जाता है, समन्वय कैसे बिठाया जाता है, वो सब चीज़ जो तालमेल की सारी चीज़ें जो उसके समाज में काम आने वाली है ना। तो एकेडमिक्स में कुछ पार्ट अदा करती है। बुकिश नॉलेज जो है वो हमारी लाइफ में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमको उसको स्थान दे देते हैं, जबकि एक्टिविटीज ज़्यादा जरूरी है, गाइडलाइन है। हाँ, छोटे बच्चे जो हैं
ज़्यादा नहीं तो चौथी पाँचवीं तक, तीसरी चौथी तक कम से कम उनको केवल पढ़ना लिखना अच्छे से आना चाहिए। और जो अर्थमेटिक है, हमारा जो न्यूमरेसी हम कहते हैं, वो चीज़ों में थोड़ा सा स्किलफुल होना चाहिए। वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप ढेर सारी एक्टिविटीज़ पेरेंट्स करवा सकते हैं। बिलिंग उनसे करवा ली, घर में कोई भी जोड़ घटाव कुछ ना कुछ चल रहा है, घर में कोई सारी चीज़ें हैं मैथमेटिक्स से जिसको रिलेट किया जा सकता है, उन चीज़ों को बच्चे से करवा लिया। और हम लोग क्या करते हैं कि नहीं हमारा काम है, तुम वहाँ करो, अपना काम करो। जो बच्चा अगर अपने आप पढ़ाई कर रहा है, अपने आप कुछ भी करने में लगा होगा, बच्चा वो तो नीरस है ना, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा जब तक वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट जो है ना, मोटर जो हमारी स्किल्स होती है, मोटर स्किल्स हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है बच्चे के सीखने में। अगर बेसिक्स अच्छा है तो उसके बाद तो बच्चे का सब कर लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण ऐसे पढ़े हैं जो हम देखते हैं कि बच्चा चौथी पाँचवीं तक अच्छा नहीं कर पा रहा था, उसके बाद उसने एक वजह सारा जो गैप था उसको कवर कर लिया और बहुत ही अच्छा विद्यार्थी बन के आ गया। कई सारे उदाहरण हमारे विद्यालय में अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थर्ड तक लगा था ये पीछे चल रहे पीछे नहीं चल रहे थे। जो तरीका था हमारा उनसे डील करने का वो सही नहीं था। हम चाह रहे थे कि वो एकेडमिक्स ज़्यादा करें और कहीं ना कहीं वो जहाँ उनका इंटरेस्ट था वो चीज़ हम उनको करने नहीं दी, है ना। तो एकेडमिक्स से ज़्यादा ज़रूरी उनका जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, संवेदनात्मक विकास, जो इमोशनल डेवलपमेंट हम कहते हैं, वो ज़्यादा। छोटा सा बच्चा है, उसमें छोटी सी समझ है और हम लोग अपनी समझ पे थोपने की कोशिश करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जितनी उसकी समझ है उस हिसाब से जो वो कर रहा है वो उसके लिए अच्छा है। हम लोग अपनी समझ के हिसाब से अपने सब तरफ से करवाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें सब टीचर्स को ये ध्यान देने की बात है कि बच्चे को उसके पेस से करने दीजिए। अभी अगर हम चाहेंगे कि ज़्यादा पेस से करें तो ओवरबर्डन हो जाएगा। ओवरबर्डन होगा तो कभी भी लाइफ में वो चीज़ नहीं दे पाएगा जो हमसे चाहते हैं। प्राइमरी में बच्चा जितना फ्री रहेगा, जितना फ्री होके करेगा, गलतियाँ करेगा। मैं यहाँ तक कि स्कूलों में भी हाउस सिस्टम होता है, हमारे यहाँ हाउस सिस्टम में, तो मैं हमेशा अपने सब बच्चों को कहता हूँ कि आप हाउस जो है वो एक्टिविटीज़ के लिए बने हैं, आपको मंच देने के लिए बने हैं। जितने ज़्यादा बच्चे आगे आएंगे उतना कीजिए ना। आप गलती करेंगे, मैं एज अ हाउस टीचर आपको कुछ नहीं बोलूँगा, हमारे हाउस लीडर भी हैं, उनसे बात करता हूँ कि हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। आप गलती कीजिए, 1 2 4 बार गलती कीजिए, लेकिन उसके बाद आप डेफिनेटली परफेक्ट होंगे, है ना। तो वो गलती करने का जो समय है वो बच्चे को मिलना चाहिए। जब तक उसने गलती नहीं की तो नहीं सीखेगा ना। हम चाहेंगे हर बच्चा पहली बार में किसी चीज़ को परफेक्ट सीख लेगा, ऐसा संभव नहीं है। जब आपकी बातों से ये लग रहा है और आपकी बातों से जो मेरे समझ में आया कि प्राइमरी सेक्शन में हम ज़्यादातर जो हम इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और उससे ज़्यादा उनके विकास के लिए मेरे ख्याल से लर्निंग विद प्लेइंग या लर्निंग विद एक्टिविटीज, वो ज़्यादा हैंड ऑन एक्टिविटीज, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा फिजिकल रूप से स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चा किसी भी चीज़ को झेल जाएगा, है ना, कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो यही तो सब चीज़ें हैं। बिल्कुल। और फिर उसका मानसिक विकास होगा तो जब पढ़ाई की बारी आएगी तो पढ़ाई भी कर लेगा। तो जो प्राइमरी की शिक्षा है वहाँ पर आपने कहा कि हैंड ऑन एक्टिविटीज़ और जो लर्निंग विद प्लेइंग, लर्निंग विद एक्टिविटीज़ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर मुझे एक बात बताइए कि आप क्योंकि लेक्चर्स के लिए भी जाते हैं, आप उसके बाद में प्राइमरी को पढ़ा रहे हैं, आप मिडिल सेक्शन को भी पढ़ाते हैं, सीनियर्स को भी पढ़ा रहे हैं, है ना, हर तरह से आप पढ़ा रहे हैं और आप स्पेशल एजुकेटर भी हैं। कितना डिफरेंस है एक टीचर, एक जो मेन स्ट्रीम के टीचर हैं और एक स्पेशल एजुकेटर है, आपको कुछ अंतर लगता है इसमें? हम बहुत बड़ा अंतर है सर, है ना। एक्चुअली में क्या होता है ना कि पढ़ाना जो है जिस भी लेवल के बच्चों के समक्ष आप खड़े हैं, एक टीचर में जो प्रोफेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मैं कहूँगा वो होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम बाल वाटिका में हैं तो वहाँ के बच्चों अपना लेवल, बच्चों के लेवल में आके हमें उनको पढ़ाना है ना। अगर आप टीचर ट्रेनीज को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ आपका लेवल, आप सोचोगे कि जैसे मैं प्राइमरी वाले बच्चों को कभी मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है, कई बार ऊंचा बोलने की ज़रूरत पड़ती है ना, हल्की फुल्की डांटने की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उसी टोन को लेके अगर टीचर ट्रेनीज के बीच में जा रहे हैं, उनको वैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, है ना। वो शायद डिस्ट्रैक्ट होंगे और एक अलग रूप पकड़ लेंगे और वो उस चीज़ को, हमारे व्यवहार को ही नहीं समझ पाएंगे। बाकी समझाने के लिए हम जो गए हैं वो तो बहुत की बात है। तो एक टीचर को जो अपने प्रोफेशनलिज्म में एक फ्लेक्सिबिलिटी उसको होनी चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सामने आपका जो टारगेट ग्रुप है वो कौन है, बेनिफिशरीज जो क्या कौन है, उनके लेवल में जाके आपको अपना पेशेंस उसी लेवल पे लेके आना है ना। आपका नॉलेज जो है
जो एग्जांपल्स आप बच्चों के समक्ष दे रहे हैं वो भी वही उसका लेवल वही होना अगर मैं चाहिए। बाल वाटिका वाले बच्चों के पास जाके आइंस्टीन के बारे में कुछ कह रहा हूँ या और बड़े किसी वैज्ञानिक के बारे में, गैलीलियो के बारे में कुछ कह रहा हूँ कि उन्होंने दूरबीन से कर दिया हो, बच्चों को नहीं पता ना, बिल्कुल है ना। बच्चों को तो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, कोई है ना, हाथी और भालू के बीच में क्या हुआ, चूहे खरगोश के बीच में क्या हो गया, उनको तो उसमें इंटरेस्ट आता है। बिल्कुल लेवल जब बढ़ेगा तो उसके बाद सब बातें होंगी, लेकिन शुरुआत जो हमें करनी है वो बच्चों की सोच, उनके इंटरेस्ट को लेकर हमें वहाँ से करनी पड़ेगी। आप हमेशा मल्टी स्किल्ड रहे हैं, मल्टी फेसेट रहे हैं, आपको देखा है कि आप हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे कि आपकी बातों से भी आपने ये साबित किया है। और एक बार बीच में एक फेज आया जहाँ पर आपने स्पोर्ट्स किया, प्रोफेशनली एथलेटिक्स किया, और वो सफ़र 3-4 सालों का जो सफ़र था वो कैसा रहा? और अब जब पीछे देखते हैं कभी बैठकर तो क्या लगता है? अभी भी आप एक्टिवली क्रिकेट खेलते हैं और बैडमिंटन खेल रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है आपका। तो अगर मैं पर्टिकुलरली उस पीरियड की बात करूं जहां आप जो यंग थे आपसे, उनके साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे, आप पोडियम फिनिशर थे, आप नेशनल मेडलिस्ट थे मास्टर्स के, तो कभी जब बैठते हैं या कभी विचार जाता है उस तरफ तो कैसा लगता है? उस टाइम में कैसा महसूस होता है? हाँ सर, एक बहुत बढ़िया फेज़ मेरा रहा, और मैं तो कहूँगा एज ए टीचर नहीं, एज ह्यूमन बीइंग मैं सब लोगों के लिए एक मैसेज की, और नहीं ना, कम से कम दिन में 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए, वो सबको कम से कम 1 घंटा स्पेयर करना चाहिए कि वो अपने लिए कुछ एक्टिविटी करे, फिजिकल एक्टिविटी करे, योगा करे, एक्सरसाइज करे, ताकि अपनी फिटनेस के लिए रहे, वो कॉम्पिटिटिव ना हो, है ना। सब लोग कॉम्पिटिटिव नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है हर और किसी को स्पोर्ट्स का competitive। मतलब, स्पोर्ट्स और गेम्स का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि हर व्यक्ति को ही कॉम्पिटिशन फाइट करने हैं। बिल्कुल आप अपने लेवल पे कीजिए, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं उतना कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं आप फिजिकली फिट रहें। उससे आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है, मेंटल बैलेंस है, वो भी अच्छा रहेगा। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए सर 2-2.5 साल लगभग एक्टिव एथलेटिक्स किया, रनिंग की, बच्चों के साथ में खूब दौड़ते थे सुबह रोज़ 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, और हर सैटरडे हमारा 20-25 किलोमीटर हर सैटरडे रहता था। वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली सर। देखिए, टीचर जो है, मेरा जो प्रोफेशन है, मुझे हमेशा एक जो लर्निंग ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप है, चाहे टीचर ट्रेनिज हैं, कभी कभार खैर उनके बीच में जाने का मौका भी मिलता है। बाकी स्कूल के जो बच्चे हैं मुझे उनके बीच में रहना है, और मुझे सब कुछ नहीं आता, और ना ही एक टीचर को या और कोई भी बड़ा व्यक्ति है उसको सब कुछ आ सकता है, किसी को भी सब कुछ नहीं आ सकता। तो हमें उन बच्चों से भी सीखना है। तो जब मैंने एथलेटिक्स किया, बच्चों के साथ में रनिंग किया, तो सुबह बच्चों के साथ में एक अलग बॉन्डिंग हो जाती है। टीचिंग का एक बड़ा पार्ट ये भी है कि आपको बच्चों के साथ में रैपो एस्टेब्लिश करना है। आपका एक कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपको बिल्कुल अपना समझे, वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी हाँ, उनमें। तो बच्चे, आप जो भी फिर बोलोगे ना, वो बच्चे आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं छड़ी लेके क्लास में जा रहा हूँ, अच्छा ये नहीं किया, वो नहीं किया, और बिल्कुल अपने थानेदार की तरह जो है वहाँ रोब जमा के वापस आ जाऊँ, तो उससे पॉसिबल नहीं। दोनों के बीच में गैप है ना, वो बढ़ता जाएगा। तो हमें एक अच्छा रैपो एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो खैर मैं उसमें कामयाब रहा, वो सब चीज़ों को लेकर। मैं कर तो स्पोर्ट्स रहा था, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अच्छा जो कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में हो गया, बच्चों के साथ में एक आत्मीयता का एक संबंध सा हो गया। एक कहने का वो मतलब अच्छा था। आपका एक प्रोफेशन में एक बिल्डिंग फैक्टर के रूप में काम किया। बिल्डिंग फैक्टर में काम किया, उसका बेनिफिट आपको बहुत जगह मिलता है ना, बहुत जगह उसका बेनिफिट आपको मिलता है कि आप जितना पहले मेहनत कर रहे थे, अगर बच्चे आपको अच्छे से समझते हैं, आप बच्चों को अच्छे से समझते हैं, तो हर काम में उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं आपका मेहनत करने का जो है वो कम हो जाता है। तो सर मैंने 2-2.5 साल अच्छी रनिंग किया, स्पोर्ट्स किया, और उसमें मैंने यहाँ तक कि हिमाचल में, पंजाब में, यहाँ देहरादून में बहुत सारी रेसेस भागी, और 2 बार मुझे उत्तराखंड को जो रीजनल स्पोर्ट्स बोर्ड होता है हमारा, उसके तहत जो है रिप्रेजेंट करने का मौका मिला नेशनल लेवल पे। इसमें एक बार दिल्ली गया, और एक बार आंध्र प्रदेश गुंटूर में नागार्जुन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। देन एक मास्टर्स के स्पोर्ट्स होते हैं सर, नेशनल मास्टर गेम्स हैं, देहरादून में ही हो रहे थे फरवरी 2019। तो यहाँ उसमें भाग लेने का मौका मिला, इसमें 3 मेडल भी मैंने जीते, तो अच्छा फेज रहा। और उसके बाद हमने एक बार 6 घंटे की एक रन हो रही थी स्टेडियम में, तो टीम में 3 लोग होने थे, तो वो नेशनल लेवल की थी, लगभग पूरे भारत से लोग आए हुए थे, उसमें हमने पार्ट लिया। और हमारी टीम जो थी 6 घंटे रन करने के बाद जो विनर हम उसमें रहे थे। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा पढ़ाई जो अब तक मैं कॉरेस्पॉन्डेंस जॉब के साथ साथ करता आ रहा था, उसको थोड़ा समय और मांग रही थी। टारगेट कुछ ऐसे रख लिए थे, एमएड करना था, उसमें नेट जो होता है वो क्वालिफाई करना था। क्वालिफाई करना था।
यहाँ तक कि पहली बार तो मैंने स्पोर्ट्स को करते करते नेट का एग्ज़ाम दिया, तो वहाँ मैं थोड़े से दो नंबर से 2% से रह गया था, क्वालिफाई नहीं कर पाया था। सेकंड टाइम फिर मैंने सबको एक तरफ छोड़ दिया, देन फोकस करके नेट क्वालिफाई किया, एमएड कंप्लीट किया, देन उसके बाद पीएचडी में एनरोल हुआ। तो उस बीच रनिंग जो है मेरा थोड़ा छूट गया, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको पहले कहा कि हम लोगों को 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए, तो फिर हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो मॉर्निंग का टाइम 1 घंटा लगभग हम डेली क्रिकेट को देते। एथलेटिक्स जो मैं कर रहा था, रनिंग कर रहा था, उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल गेम है और बहुत ज़्यादा एफर्ट अपने को करना पड़ रहा था, दिन भर के लिए थकान हो जाती थी। क्रिकेट जो है वो टीम इवेंट है, उसमें उतना फिजिकल आपका नहीं होता है, फटीग नहीं होती, उतना फिजिकल नहीं होता है, तो हम उसको थोड़ा कंटिन्यू कर पाएँ। और अभी लगभग 6 महीने से सर बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। तो परेड ग्राउंड रोज़ सुबह 6 बजे से 7 बजे तक या 7 से 8 बजे तक डेली 1 घंटा मेरा अपने लिए रहता है, चाहे वो मैं बैडमिंटन खेलूँ या फिर क्रिकेट खेलूँ। क्या बात है सर, हर क्षेत्र में जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में आप गए आपने मेहनत की है और उसके बाद उसका फल भी मिला है और हर जगह आप गए। अब क्योंकि बातें तो बहुत हैं, लेकिन जाते जाते मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि आपका एक मैसेज, अगर बात करें, अगर इंडिया की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो स्पेशल एजुकेटर्स को अब भी उतना महत्व नहीं दिया जाता। और जब हम फॉरेन में जाते हैं, जब हम विदेशों में जाते हैं, वो वहाँ पर उनको एक अलग लेवल पर देखा जाता है। और स्पेशल एजुकेटर को देखने का जो नज़रिया है, जो भी लोग स्पेशल लोगों के साथ काम कर रहे हैं, प्रिविलेज लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनको एक अलग लेवल से देखा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आपका मैसेज जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, क्योंकि अपने आप को भी उस लेवल तक ले जाना होगा हमें, तो आपका क्या मैसेज होगा जो आजकल का यूथ है स्पेशल एजुकेशन की तरफ आ रहा है, कल के दिन में वही लोग जाके पूरे देश में कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेटर के रूप में काम करेंगे, तो आपका क्या मैसेज होगा? स्पेशल एजुकेशन जो सर पिछले कुछ सालों से काफ़ी अभी जो बढ़ रहा है कि स्टेट्स जो है अपने अपने यहाँ वैकेंसीज़ निकाल रहे हैं। अभी पहले राजस्थान में निकलती थी, दिल्ली में निकली रेगुलर वैकेंसीज़, इस बार भी उत्तराखंड में आजकल उनका अपॉइंटमेंट का दौर चल रहा है। अभी हिमाचल ने भी अनाउंस की कि 245 सीट्स उनके यहाँ रेगुलर अभी निकलेगी, तो एक अच्छा है स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। और एक्चुअली क्या है कि स्पेशल एजुकेटर ने जो बारीकियाँ टीचर बनने के दौरान जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनमें सीखी है, वो हमारे जो नॉन डिसेबल्ड के लिए टीचर्स तैयार होते हैं, जो जनरल स्कूल्स में टीचर जो अभी सामान्यतः टीचर जिनको समझा जाता है, अभी लेमन तो वही समझता है ना, टीचर है तो अच्छा टीचर है, प्राइमरी मास्टर है या जो भी है। तो स्पेशल एजुकेटर ने उस कोर्स को जो जनरल टीचर्स पढ़ते हैं उसको तो पढ़ा ही है, उसके अलावा जो बारीकियाँ क्या हो सकती है, किस तरह से किसी जो दिव्यांग बच्चा है उसकी नीड्स को समझ के उसको किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, किस तरह से उसको उसका एकेडमिक्स जो है उसको किस तरह से उसको समझाया जा सके, किसी एक कॉन्सेप्ट को उसको बताया जा सके। एक्चुअल में स्पेशल एजुकेशन जो है ना वो कम्प्लीटली नीड बेस्ड है, बच्चे की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको, इसीलिए शायद CWSN बोला जाता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बोला जाता है। तो उनको उसके हिसाब से ही उनको हमें, और यहाँ पे एसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप एक जो जनरल स्कूल होते हैं वहाँ पे टीचर जाते हैं, बोर्ड पे लिख दिया है ना, और बाकी बच्चे एक्सप्लेन कर दिया बोर्ड पे, सपोज 40 सभी को पहुँच गया, 40 स्टूडेंट्स भी अगर क्लास में तो 40 के 40 उसको जो है कॉपी कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्पेशल क्लास में एंटर होते हैं तो वहाँ पे आपके बोर्ड पे लिखने से हो सकता है एक भी बच्चा ना समझ पाए क्या लिखा है। बिल्कुल ठीक है, जिस दिव्यांगता के साथ में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपने बोर्ड पे कुछ लिखा है, तो अगर कोई लो विजन स्टूडेंट क्लास में है जिसकी डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी बहुत कम है, तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत देख ले, बाकियों के लिए तो बराबर है जो आपने लिखा है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो वहाँ पे आपको ना डिफरेंट तरीके से अपना जो कंटेंट है क्लास में जिसको आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो उसको डिफरेंट तरीके से आपको बोल के भी करना है, ज़रूरत पड़ी तो आपको बोर्ड पे लिख के भी करना है लो विजन स्टूडेंट्स के लिए, है ना। और अगर कोई एक्टिविटी आप करवा रहे हैं तो आपको हर बच्चे के पास जाके उसका हाथ पकड़ के उसको जहाँ पे आप एक्सप्लेन भी कर रहे हो उसको दिखाना भी है कि ये ऐसा हाँ करना है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाती है स्पेशल एजुकेटर्स की। तो मैं स्पेशल एजुकेटर्स के लिए तो विशेषकर मेरा यही संदेश है कि आपको एक अच्छा मौका मिला है, आपको उस फील्ड में काम करने के लिए मौका मिला है जो जिसका अभी बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। और जो बच्चे अभी तक, मैं अधिकतर कहूँ तो शिक्षा से वंचित हैं, क्योंकि आजकल क्या है समावेशी शिक्षा का दौर चल रहा है, और समावेशी शिक्षा मेरे ख्याल से बहुत हद तक सर केवल बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने तक ही सीमित है अभी, है ना, कि नाम के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक्सेप्शनल केसेस में कई बार ऐसा हो सकता है जहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही हो, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ जहाँ भी स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट हो रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है, अपील है कि बच्चे
जिस बच्चे के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, जिन बच्चों के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, उनके भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए आप जितना अधिक कर सकते हैं वो उतना कम है, क्योंकि आप एक ऐसा जरिया है जो उनका मार्ग प्रशस्त करेंगे। और बाकी जो टीचर कम्युनिटी है वो हो सकता है कि आपको बोले कि आप उस बच्चे के लिए अपॉइंट किए गए हो, उसको आपको ही कराना है, हमें उसको कराना नहीं आता। ठीक है, ऐसा बहुत बार हो जाता है ऐसा। और कई बार तो बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ मिलता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप तो अपॉइंट किए गए इसके लिए, आप कीजिए ना, क्या करेंगे आप। तो वहाँ आपको एसेंस के साथ काम करना है और कोशिश करना है कि बच्चे की आवश्यकता को पहले समझें, उसकी नीड क्या है। हो सकता है उसकी एजुकेशनल नीड नहीं है, एजुकेशनल नीड से पहले वो फिजिकली जो मैनरिज्म है उसके अंदर, या तो एजुकेशन लेने के लिए उसे तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए उसको तैयार करना पड़ेगा। वो मैनरिज्म वगैरह है उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम है, उसको पहले आपको उसकी स्क्रीनिंग करनी है, टेस्ट करना है, उसका चेक करना है उसे, उसके बाद वो एजुकेशन के लिए तैयार हो पाएगा, है ना। टीचर जाते ही एजुकेशन शुरू कर देंगे ऐसा तो संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आपको बच्चे के पहले चेक करना पड़ेगा कि उसको नीड है क्या, पहले क्या नीड उसकी पूरी की जाए, मतलब प्रेफरेंस देनी होगी उसकी नीड्स को, देन आप उसको पढ़ा पाएंगे। तो धैर्य की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी अगर आप स्पेशल एजुकेशन में हैं, और धैर्य के साथ साथ आपको हो सकता है कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट भी ना मिले, तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली क्या होता है ना, जब तक लोग जागरूक नहीं होते हैं तब तक वो आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। हाँ, जब तक क्योंकि पता नहीं है, जब तक जागरूक नहीं होंगे। जिस दिन वो जागरूक हो गए उस दिन हो सकता है आपका काम भी वही करना शुरू कर दें, है ना। उनको नहीं पता है, वो जानते हैं कि स्पेशल बच्चा है, बस ये तो स्पेशल बच्चा है जी, हम नहीं करा सकते इसे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सब चीज़ बोलते हुए, हम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। जबकि अगर आप पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप हर कोई व्यक्ति उनको पढ़ा सकता है। बिल्कुल, लिखने पढ़ने की भले ही ब्रेल की बात अलग है, उसके अलावा जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए ना, वो समझेंगे सब चीज़। और कॉलेज लेवल में क्या होता है, स्कूल लेवल में हम लोग ब्रेल से बात कर रहे हैं, या उनकी टेक्नोलॉजी होती है RVD वगैरह है उस पर बात कर रहे हैं, कंप्यूटर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। उससे ऊपर जब बच्चे जाता है, कॉलेज जाते हैं, तो लेक्चर सुनते हैं। बिल्कुल, सामान्य लेक्चर जो क्लास में दिया जाता है उसको सुनते हैं और उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन करते हैं। एग्ज़ाम जो उनको सब्सक्राइब मिलते हैं और उनके थ्रू अपना एग्ज़ाम देते हैं, है ना। यहाँ तक कि कॉपी चेकर को ये पता नहीं चल पाता कई बार कि वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति जिसकी कॉपी चेक की जा रही है वो विजुअली इम्पेयर्ड है ना। तो वहाँ तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। लेकिन जागरूकता की बात है, अगर आपने सोसाइटी को जागरूक कर दिया तो जो स्टूडेंट्स में डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी आधी समस्या तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो टीचर्स का पढ़ाने से पहले बच्चे को समझना, उसके माहौल को समझना, लोगों को जागरूक करना, वो काम पहले हैं, उनको पहले करेंगे। उसके बाद जो है आप जो उसकी एजुकेशनल नीड है उस पर काम कर सकते हैं। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो बातें कही ज़रूर ये बहुतों के लिए शिक्षाप्रद होंगी और बहुतों को इंस्पायर भी करेंगी, मोटिवेट भी करेंगे, और साथ ही एक गाइडलाइन के रूप में काम करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार फिर से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और सभी शिक्षकों को, शिक्षक दर्शकों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो भैया कहते हैं ना कि शिक्षक जो होता है वो एक तरह से नेशन बिल्डर होता है। तो ऐसे होते हैं, आज जिनसे बात की, यूं ही आप लोगों को मिलाता रहूँगा कुछ खास लोगों से, कुछ विशिष्ट लोगों से। और मेरे जो हीरोज़ होते हैं, जो जिनको मैं लेके आता हूँ, वो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं होते, आने वाले भविष्य में ज़रूर बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं अपने काम से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि समाज के बीच से, यानी कि अपने ही आसपास से ऐसे लोगों को आपके बीच लेकर आऊँ, ताकि आप समझ सकें, आप उस राह को भी जान सकें जिस पर चलकर आप भी नाम रोशन कर सकते हैं, जिस पर चलकर आप भी अपने देश के विकास में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज शिक्षक दिवस है, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। फिर मिलेंगे और कुछ न कुछ नया लेकर जब आऊँगा तो फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।